ध्रुव तारे की तेज चमक अब इतनी बढ़ चुकी थी कि महल की दीवारें सफ़ेद राख जैसी दिखने लगीं। प्रजा भागकर मंदिरों और पहाड़ियों में शरण लेने लगी, पर कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। सत्यकेतु और विक्रमादित्य दोनों ही उस तीसरी छाया को देखकर समझ गए थे कि उनकी लड़ाई अब बेकार है। उन्होंने पहली बार एक दूसरे को आंखों में देखा। अगर हम साथ न हुए तो सौरगढ़ का अस्तित्व मिट जाएगा। पर छाया मानो उनके संकल्प पर हंसती। उसकी टूटी घंटियों जैसी गूंज ने चारों दिशाओं को भर दिया। तहखाने की लिपियां एक साथ जल उठीं और राज चिन्ह के टुकड़े हवा में तैरने लगे। वे टुकड़े पहले सत्यकेतु, फिर विक्रमादित्य की ओर झुके, लेकिन तुरंत ही तीसरी छाया ने उन्हें खींच लिया। अंधवाणी वृद्धा मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी चिल्लाई, यह तीसरा अवशेष है, सौरगढ़ की स्थापना से भी पुराना। यह सत्य और मिथ्या दोनों का स्रोत है। जो इसे साध लेगा वही ध्रुव की शक्ति का स्वामी बनेगा। गांव वाले थर्रा उठे। अगर यह छाया किसी मनुष्य के वश में आ गई तो न जाने किस तरह का सम्राट जन्म लेगा। उसी क्षण ध्रुव तारे की किरण महल की मीनार पर गिरी। वहां रक्त से लिखा संदेश मिट गया और उसकी जगह नए शब्द उभर आए। जो अपने ही सत्य को त्याग देगा वही मिथ्या पर विजय पाएगा। सत्यकेतु ने तलवार छोड़ दी। विक्रमादित्य ने अपना कवच उतार फेंका। दोनों आगे बढ़े, मानो बलिदान ही कुंजी हो। पर छाया ने गूंजते स्वर में कहा, तुम्हारे बलिदान मुझे नहीं बांध सकते। मैं तुम्हारे विश्वासों से जन्मी हूं और उन्हीं से जीवित रहूंगी। अचानक धरती फट गई। महल का आधा हिस्सा गहराई में समा गया। लोग चीखते हुए भागने लगे। तभी नीली और काली आंधियां एक दूसरे से टकराईं और उस टकराव में एक क्षण के लिए छाया का चेहरा दिखाई दिया। वह किसी मनुष्य का नहीं, बल्कि ध्रुव के प्रकाश और अंधकार से गढ़ा हुआ बदलते आकारों का चेहरा था। सत्यकेतु और विक्रमादित्य दोनों उस ओर दौड़े, पर जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाया, छाया हवा में विलीन हो गई। पीछे बस एक ही वाक्य गूंजता रह गया, मैं लौटूंगी जब ध्रुव फिर अपनी दिशा बदलेगा। ध्रुव तारा अचानक मंद पड़ गया। प्रजा ने राहत की सांस ली। पर उसी रात गांव की झील के किनारे एक बच्चा जन्मा। उसकी आंखों में नीली और काली दोनों चमकें थीं। लोगों ने फुसफुसाना शुरू किया, क्या तीसरा अब इंसान के रूप में लौट आया है?